Everyone, welcome to my YouTube channel. This is my first video, and in this video I am going to discuss the process of recombinant DNA technology. So let's get started. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि recombinant DNA कहते किसे हैं। जब हम किसी एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए में या जेनेटिक मटेरियल में इंसर्ट करते हैं तो नया डीएनए जो हमें मिलता है उसे ही बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जैसे कि कोई एक ऑर्गेनिज्म जिसका डीएनए फ्रेगमेंट हमें चाहिए, हम वो ले लेते हैं, उसे हम सोर्स बोलेंगे या डोनर बोलेंगे उस ऑर्गेनिज्म को। उसका जेनेटिक मटेरियल लिया हमने, यानी कि उसका डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट हम ले रहे हैं। और वही दूसरी तरफ एक और ऑर्गेनिज्म हमने लिया है जिसको हम होस्ट या रेसिपिएंट या वेक्टर बोल सकते हैं। उसके जीनोम को हमने लिया, जीनोम मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल, और इन दोनों को हम रिकॉम्बाइन करा रहे हैं। मतलब सोर्स से जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसको हम इंसर्ट करा रहे हैं होस्ट के जीनोम में, और इस तरह से हमें जो नया जेनेटिक मटेरियल मिल रहा है, जो नया डीएनए हमें मिल रहा है, उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इस वीडियो में हम इसी प्रोसेस को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो पहला स्टेप है वो होता है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले हम सोर्स से उसके डीएनए को और वेक्टर से उसके डीएनए को सेपरेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं। ज़्यादातर हमें पता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है दुनिया में, उन सभी के जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड होता है। और वो न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होता है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। और मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल होता है मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। तो अब हमारा एम है, जो फर्स्ट स्टेप है उसका एम यही होता है कि डीएनए को आइसोलेट करना। अब किसी भी चीज़ को आइसोलेट करने का मतलब होता है उसे उसके प्योर और फ्री फॉर्म में ऑब्टेन करना। तो हमारा एम यही है कि हम डीएनए को उसके प्योर और फ्री फॉर्म में ऑब्टेन करें, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए सेल के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन से घिरा होता है, प्लस और भी बहुत सारे दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डीएनए को सराउंड करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हमें सेल को ओपन करना होता है, हम सेल को ब्रेक करते हैं। और सेल को ब्रेक करने के लिए हमारे पास कुछ एंजाइम्स होते हैं। जैसे अगर बैक्टीरियल सेल को हमें ब्रेक करना है, उसे ओपन करने के लिए हमारे पास एंजाइम होता है लाइसोजाइम। अगर प्लांट सेल को ओपन करना है तो उसके लिए हमारे पास एंजाइम है सेल्यूलेज। और अगर फंगस इसको ओपन करना है, फंगस के सेल को ओपन करना है, तो उसके मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए हमारे पास एंजाइम होता है काइटिनेज। तो इस तरह से हम सेल के मेम्ब्रेन्स को ब्रेक करके सेल को ओपन करते हैं। अब सेल के अंदर डीएनए को और बहुत सारे मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं, जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, बहुत सारे। तो अगर आरएनए को रिमूव करने के लिए हमारे पास एंजाइम है राइबोन्यूक्लिएज, प्रोटीन को रिमूव करने के लिए हमारे पास एंजाइम है प्रोटीएज, और ऐसे ही करके प्रॉपर ट्रीटमेंट के जरिए हम बाकी दूसरे मटेरियल्स को भी डीएनए से, मतलब डीएनए के सराउंडिंग से रिमूव कर देते हैं। अब जो हमारे पास जो चीज़ बचती है वो होता है डीएनए। तो उसमें जब हम चिल्ड इथेनॉल डालते हैं तो डीएनए हमारा प्रेसिपिटेट कर जाता है, और इस तरह से हम डीएनए को उसके प्योर और फ्री फॉर्म में ऑब्टेन कर पाते हैं, यानी कि हम डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं। और इस तरह से हमारा फर्स्ट स्टेप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा अगला स्टेप है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। तो हमें हमारा प्योरीफाइड डीएनए तो मिल गया, हमने सोर्स के डीएनए को और वेक्टर से वेक्टर के डीएनए को आइसोलेट कर लिया है, यानी कि दोनों का जेनेटिक मटेरियल हमारे पास उसके प्योर और फ्री फॉर्म में आ चुका है। तो अब हम उसको स्पेसिफिक लोकेशंस पे काटना होता है। स्पेसिफिक लोकेशंस पे काटने का मतलब है कि हम सोर्स डीएनए को, जैसे सोर्स डीएनए है, ये है सोर्स डीएनए,
तो उसके उस फ्रेगमेंट को हम काटते हैं जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो वो फ्रेगमेंट जो जीन ऑफ इंटरेस्ट कैरी करता है वो हम ऑब्टेन करने के लिए सोर्स डीएनए को कट करते हैं। वही दूसरी तरफ वेक्टर डीएनए, उसका जो जीनोम है उसे हम इस तरह से कट करते हैं कि वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो। सोर्स के वेक्टर डीएनए के में एक ऐसा स्पेस क्रिएट हो जहाँ पर सोर्स डीएनए का वो फ्रेगमेंट जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो जाके जुड़ जाए और इस तरह से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो। इसको कट करने के लिए, डीएनए फ्रेगमेंट्स को कट करने के लिए हमारे पास एक टूल होता है, जिस टूल, वो बायोलॉजिकल टूल को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम बायोलॉजिकल सिजर्स भी कहते हैं क्योंकि ये डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशंस पे कट करता है, तो इस वजह से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बायोलॉजिकल सिजर्स भी कहा जाता है। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन ये प्रोसेस है जिसमें कि डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशंस पर कट किया जाता है ताकि हमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिले और वेक्टर डीएनए में स्पेस क्रिएट हो सके जहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट जाकर फिट हो। और इस प्रोसेस को चेक करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है, वो होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इस टेक्निक में जो मीडियम या फिर जो मैट्रिक्स हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है एगेरोज। एगेरोज एक नेचुरल पॉलीमर है जो हम सीविड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से, जो बायोलॉजिकल सिजर्स हैं उनकी हेल्प से जब हम डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कट करते हैं, स्पेसिफिक लोकेशंस पर कट करते हैं, तो हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। और अब हम चलते हैं हमारे थर्ड स्टेप पे, जो है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि सोर्स डीएनए का वो फ्रेगमेंट जो जीन ऑफ इंटरेस्ट कैरी कर रहा है उसका एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन कहने का मतलब है कि मल्टीपल कॉपीज तैयार करना, यानी कि एक फ्रेगमेंट जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका मल्टीपल कॉपी तैयार करना। और इसे करने के लिए हमारे पास एक चेन रिएक्शन होता है, एक दूसरी टेक्निक है जिसका नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इसको इन्वेंट किया था कैरी म्यूलिस ने। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्प्लीफाई करते हैं। अगर हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। एक्चुअली इस प्रोसेस में हम डीएनए को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, बट अंतर ये होता है कि हम ये रेप्लिकेशन किसी बॉडी में ना होकर, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना होकर लैबोरेटरी में होता है। इसलिए हम पीसीआर को कहते हैं कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन विट्रो इज नोन एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ हमें चाहिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराने के लिए, तो वो सबसे पहले चीज़ है वो है डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट हमें चाहिए, जो हमें कहाँ से मिलता है, तो जो सोर्स ऑर्गेनिज्म हमने सेलेक्ट कर रखा है वो वहाँ से मिलता है डीएनए टेम्पलेट। और डीएनए टेम्पलेट क्या कैरी करता है, तो डीएनए टेम्पलेट कैरी करता है जीन ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा चीज़ जो हमें चाहिए होता है वो होता है 2 न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स। और ये न्यूक्लियोटाइड किस तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स कहने का मतलब है कि अ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सॉरी। हाँ, अब तीसरा हमारे पास जो चीज़ चाहिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराने के लिए वो होता है एक एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज। और ये किस तरह का एंजाइम होता है, तो ये थर्मोस्टेबल होता है। थर्मोस्टेबल कहने का मतलब जो हायर टेम्परेचर पे भी वर्क करने में इफ़िशियंट हो, मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा भी हो तो भी उस एंजाइम का वर्क अफेक्ट ना हो। और जो डीएनए पॉलीमरेज जनरली हम इस्तेमाल करते हैं पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, वो होता है टैग पॉलीमरेज। और ये टैग पॉलीमरेज को हम ऑब्टेन करते हैं एक बैक्टीरियम से जिसका नाम होता है थर्मस एक्वाटिकस। टैग
पॉलीमरेज एंजाइम हम ऑब्टेन करते हैं एक बैक्टीरियम से जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। इससे हम आइसोलेट करते हैं इस एंजाइम को। तो ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं पीसीआर के लिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराने के लिए। तो अब हमें ये पता चल चुका है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, मतलब क्या क्या चीज़ चाहिए होता है हमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराने के लिए। अब हम डिस्कस करने जाएंगे वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर, कि ये किस तरह से काम कैसे करता है। तो हमें पता है कि हमें चाहिए डीएनए टेम्पलेट, 2 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स और एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। सबसे पहला स्टेप होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, वो है डीनेचुरेशन। इस स्टेप में क्या होता है हम वो जानते हैं। तो सबसे पहले हम टारगेट डीएनए ले रहे हैं। टारगेट डीएनए कहने का मतलब है कि उसके पास वो सेगमेंट है जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कैरी कर रहा है और जिसको एम्पलीफाई हमें करना है, मतलब जिस सेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज हमें तैयार करनी है वो सेगमेंट कैरी करने वाला डीएनए हमें चाहिए। इसे हम बोलते हैं टारगेट डीएनए। अब इस टारगेट डीएनए को हम हीट करते हैं 94 से 96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो जब हम डीएनए को इतने हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है और इतने हाई टेम्परेचर पर हीट करने की वजह से इसके 2 स्ट्रैंड्स आपस में, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक कर जाता है और ये दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट कर जाते हैं, यानी कि हमें 2 सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मिलता है। और ये दोनों स्ट्रैंड्स ये अलग अलग हो चुके हैं, वो टेम्पलेट की तरह काम करते हैं। तो हमारे पास एक डीएनए से हमारे पास 2 टेम्पलेट्स हो गए, 2 डीएनए टेम्पलेट्स हो गए और ये दोनों डीएनए टेम्पलेट्स वो सेगमेंट कैरी कर रहे हैं जिसकी मल्टीपल कॉपीज हमें तैयार करनी है। तो ये इसका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ पीसीआर का। अब इसका दूसरा स्टेप होता है एनीलिंग। तो इसके जो 2 डीएनए टेम्पलेट्स हमें मिले डीनेचुरेशन की वजह से, जो 2 सिंगल स्ट्रैंड्स हमें मिले डीएनए के, अब इन दोनों सिंगल स्ट्रैंड से जो प्राइमर्स हमने लिए हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स हमने जो लिए हैं, वो इनसे आके जुड़ जाते हैं। दोनों स्ट्रैंड से एक एक प्राइमर्स आके जुड़ जाते हैं और वो इसलिए जुड़ पाते हैं क्योंकि प्राइमर का जो सीक्वेंस होता है, प्राइमर जो सीक्वेंस कैरी करता है, प्राइमर्स हम किसे कह रहे हैं, और न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स हम किसे कह रहे हैं, तो एक शॉर्ट सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड का एक शॉर्ट सीक्वेंस। तो ये प्राइमर जो सीक्वेंस कैरी कर रहे हैं वो सीक्वेंस जो डीएनए टेम्पलेट है उसके 3 एंड के नज़दीक में जो सीक्वेंस होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जिस वजह से प्राइमर्स उसके साथ बॉन्ड बना पाते हैं और वो उनसे जुड़ पाते हैं। दूसरा प्राइमर का भी यही काम होता है, वो भी दूसरे स्ट्रैंड से जाकर के जुड़ पाता है क्योंकि उसका सीक्वेंस और स्ट्रैंड के 3 एंड के नज़दीक जो सीक्वेंस है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इस तरह से दोनों प्राइमर्स जाकर के 2 सिंगल स्ट्रैंड्स डीएनए से जुड़ जाते हैं और ये एनीलिंग प्रोसेस जो होता है वो कैरी आउट होता है लोअर टेम्परेचर पर। तो अब प्राइमर्स जाके जुड़ चुके हैं डीएनए टेम्पलेट से। अब हमारा तीसरा और फाइनल स्टेप जो होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, वो है एक्सटेंशन। इसमें क्या होता है कि जो प्राइमर्स जुड़ चुके हैं डीएनए टेम्पलेट से वो एक दूसरे की तरफ एक्सटेंड करना स्टार्ट करते हैं और ये सब हो पाता है एक एंजाइम की हेल्प से। वही एंजाइम जो हमने लिया था टैक डीएनए पॉलीमरेज, जिसे हम थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरियम से आइसोलेट करते हैं। तो ये टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन प्राइमर्स को एक दूसरे की तरफ एक्सटेंड कराता है और ये किसकी हेल्प से कर पाता है, तो ये डीएनटीपीज और मैग्नीशियम आयंस का इस्तेमाल करके ऐसा करता है। डीएनटीपीज का मतलब है डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स और प्राइमर्स एक दूसरे की तरफ एक्सटेंड होते हैं। कहने का मतलब है जैसे ये प्राइमर यहाँ पे जुड़ा था तो ये इस तरफ एक्सटेंड होता है और ये इस सेगमेंट पे प्राइमर यहाँ पे जुड़ा था, इस टेम्पलेट में प्राइमर यहाँ पे जुड़ा था तो वो इस तरफ एक्सटेंड करता है, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं। और इस प्रोसेस में जो इन दोनों
प्राइमर्स के बीच में ये जो डीएनए सेगमेंट है वो कॉपी हो रहा है। तो ये इस तरह से ये एक्सटेंड करते हैं और डीएनए सेगमेंट जो दो प्राइमर्स के बीच में होता है वो कॉपी हो जाता है। तो इस तरह से हमारा वो सेगमेंट जो जीन ऑफ इंटरेस्ट कैरी कर रहा है वो कॉपी हो रहा है, कॉपी हो जाता है। और यही स्टेप, यही प्रोसेस जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, यही प्रोसेस अगर हम बार बार रिपीट करें तो हमें एक छोटा सा जो सेगमेंट है डीएनए का, एक छोटे से सेगमेंट की हम बिलियंस ऑफ कॉपीज तैयार कर सकते हैं बाय रिपीटेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। अब अगर हमें सेकेंड साइकिल शुरू करना है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, तो ये जो नए न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए सेगमेंट्स जो हमें मिले हैं, अब हम वापस से इसको हीट करेंगे। मतलब ये फिर से डीनेचुरेशन की प्रोसेस से जाएगा, फिर इसकी एनीलिंग की जाएगी, फिर एक्सटेंशन होगा और इस तरह से ये कंटिन्यू करेगा। इन द सेम वे ये कंटिन्यू करेगा और इसके रिपीटेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस के थ्रू हम एक छोटा सा डीएनए सेगमेंट का मल्टीपल कॉपी, बिलियंस ऑफ कॉपीज हम तैयार कर सकते हैं। अब हम अपने फोर्थ स्टेप, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के फोर्थ स्टेप पर आ चुके हैं, जो होता है प्रिपरेशन एंड इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। तो अब क्या होता है कि फॉरेन डीएनए कहने का मतलब है जो सोर्स से डीएनए हमने लिया है, सोर्स से जो डीएनए हमने लिया है जिसमें कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब वो डीएनए जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी कर रहा है, तो फॉरेन डीएनए का वो एक फ्रैगमेंट। और वेक्टर डीएनए मतलब होस्ट से जो हमने जेनेटिक मटेरियल लिया है उसको, उन दोनों को हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेट से काटते हैं। मतलब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम होता है दोनों को कट करने के लिए। ऐसा इसलिए करते हैं हम ताकि जो इसके एंड्स होते हैं वो, ताकि जो एंड इसके प्रोड्यूस, जब हम इसको कट करें तो इसके एंड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो। मतलब ये इसका जो एंड है वो फॉरेन डीएनए का जो एंड है वो वेक्टर डीएनए के एंड से कॉम्प्लीमेंट्री हो, ताकि वो एक दूसरे से स्टिक करें। और इसीलिए इनके एंड्स को हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स। तो हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का इस्तेमाल करके फॉरेन डीएनए को और वेक्टर डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पर कट करते हैं। और अब डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से हम फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए के स्टिकी एंड्स को एक दूसरे से जोड़ते हैं और जैसे ये जुड़ता है हमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाता है। तो इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रिपेयर किया जाता है। अब हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपेयर हो चुका है। अगर ऐसा ही एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें कि जो एक ऐसे जीन को बियर करता है जो एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन के रेसिस्टेंट है, कोई ऐसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें ऐसा एक जीन है जो एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन के रेसिस्टेंट है, और ऐसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम ई कोलाई सेल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मतलब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इंसर्ट कर रहे हैं ई कोलाई सेल्स में। ई कोलाई बैक्टीरिया होता है। तो ये ई कोलाई सेल्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट सेल्स में। इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई सेल्स हैं उन पे अगर हम एम्पीसिलिन अप्लाई करते हैं तो एम्पीसिलिन का उन ई कोलाई सेल्स पे कोई असर नहीं होगा। और इस केस में एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस जीन सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करता है। कहने का मतलब ये है कि एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस जीन का इस्तेमाल करके हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से ई कोलाई सेल्स ट्रांसफॉर्म हुए हैं और कौन से ई कोलाई सेल्स ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं। जो ई कोलाई सेल्स ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं उन पर एम्पीसिलिन का कोई असर नहीं होगा, लेकिन जो ई कोलाई सेल्स ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं, अगर हम एम्पीसिलिन उन पर अप्लाई करते हैं देन दे विल डाई। तो इस तरह से एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस जीन सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करता है। और इस तरह से हमारा चौथा स्टेप जो है प्रिपरेशन एंड इंसर्शन। हाँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा प्रिपेयर तो हो गया। अब हम इसे होस्ट में इंसर्ट करने के लिए रेसिपिएंट सेल को पहले तो कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस तैयार की जाती है ताकि वो रेसिपिएंट जो है यानी कि जो होस्ट है
वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट कर सके। तो इस तरह से हमारा जो चौथा स्टेप है, प्रिपरेशन एंड इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा आखिरी स्टेप है, फिफ्थ स्टेप, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का फाइनल स्टेप, ऑब्टेनिंग ऑफ फॉरेन जीन प्रोडक्ट। तो इसमें एलियन डीएनए, अगेन एलियन डीएनए कहने का मतलब है सोर्स से जो डीएनए हमने लिया है, जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब जिसकी कॉपी हमें चाहिए, जो जिस जीन को हमें एक्सप्रेस कराना है। तो ऐसा डीएनए जिसमें वो जीन ऑफ इंटरेस्ट कैरी कर रहा है, तो सोर्स से हम एलियन डीएनए जो ले रहे हैं उसको हम क्लोनिंग वेक्टर में इंसर्ट करते हैं। क्लोनिंग वेक्टर मतलब होस्ट का, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसका जेनेटिक मटेरियल, उसमें हम एलियन डीएनए को इंसर्ट करा रहे हैं। अब उसके बाद जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो रहा है उसको हम होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करते हैं तो एलियन डीएनए होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल का एक हिस्सा बन जाता है। जो होस्ट सेल का जेनेटिक मटेरियल है वो एलियन डीएनए को भी अपना जेनेटिक मटेरियल समझ बैठता है, और ऐसे में जब होस्ट सेल का जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है तो उसके साथ साथ एलियन डीएनए जो सोर्स से लिया हुआ है वो डीएनए भी मल्टीप्लाई होता है, और इस तरह से जो जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो जीन हम चाहते हैं एक्सप्रेस हो वो होस्ट सेल में एक्सप्रेस हो पाता है। तो यही हमारा अल्टीमेट एम होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का अल्टीमेट एम होता है इज टू प्रोड्यूस अ डिज़ायरेबल प्रोटीन, और इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के मदद से हम अपने पसंद की, हम अपनी ज़रूरत की प्रोटीन को बना पाते हैं, प्रोड्यूस कर पाते हैं। और इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वो कंप्लीट होता है। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। अगर आपको ऐसा ही वीडियो किसी दूसरे टॉपिक पे चाहिए तो आप उस टॉपिक का नाम कमेंट में लिखें। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।